नमस्कार। आज मैं फिर सभी मित्रों के सामने अपराध की एक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। बात 18 जुलाई 2020 की है। सुबह लगभग 11 बजे थाना इस्लाम नगर बदायूं में श्री चमन सन ऑफ अनोखेलाल, चांदपुर निठाया उनका गांव था, वो थाने पर आए। थाने पर इंस्पेक्टर साहब जसवीर सिंह मौजूद थे। उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया कि मेरा लड़का आकाश, जिसकी उम्र कोई 17 साल है, वो 17 जुलाई से शाम को 6 बजे गांव में दोस्तों से मिलने गया था। जब वो रात में नहीं आया तो सुबह हम लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया। मैं, गांव के तमाम लोग और परिवार के लोग उसको ढूंढने लगे। आज तलाशते तलाशते उसकी लाश गांव ब्योर कासमाबाद में खेतों के बीच एक नाले में पड़ी हुई मिली है। मुझे खबर हुई, मैं फौरन गया। मैंने पहचाना ये मेरे बेटे आकाश की लाश थी। उसके गर्दन पर और चेहरे पर धारदार हथियार के निशान हैं। मुझे लगता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी है, क्योंकि मेरी न तो किसी से रंजिश है और न किसी से आज की तारीख में झगड़ा है। गंभीर सूचना थी। सूचना पर इंस्पेक्टर ने तुरंत एफआईआर करने के आदेश किए। एफआईआर क्राइम नंबर 173/20 धारा 302 आईपीसी यानी हत्या की धारा में अंकित कर ली गई। उसके बाद जो एसओपी है वो फॉलो की गई। कंट्रोल रूम को सूचना गई, सभी अधिकारियों को सूचना गई। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक यूनिट, सर्विलांस, क्राइम ब्रांच, इन सबको कंट्रोल रूम के माध्यम से तुरंत सूचना भेजी गई। अर्जेंट सूचना कि हत्या की सूचना है, सभी लोग तुरंत मौके पर पहुंच जाएं। घटनास्थल थाने से भी 3 किलोमीटर आगे और थाना हेडक्वार्टर से 65 किलोमीटर। सबसे दूर का, शायद सबसे दूर का थाना बदायूं का इस्लाम नगर ही है। सबको सूचित करने के बाद इंस्पेक्टर जसवीर अपनी पूरी फोर्स के साथ मौके के लिए रवाना हुए। मौके पर पगडंडियों से होते होते जंगल के बीच का थोड़ा हिस्सा, जहाँ पर थोड़ी खेती होती है, वहाँ खेतों के बीच बहने वाले एक नाले में उसकी लाश पड़ी हुई थी। परिवार के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार और तमाम लोग वहाँ इकट्ठा थे। जैसा मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अभी भी क्राइम सीन को प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों होती है और उसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में जनता बहुत जागरूक नहीं हो पाई है। हर आदमी लाश के पास पहुंच के कोई दाहिने से देख रहा है, कोई बाएं से देख रहा है कि ये काहे का निशान है, ये कैसे निशान लगा, ये इधर से मारा होगा, वो उधर से मारा होगा। इस तरह की बातें विद्वतापूर्ण आपस में वहाँ करते हैं और आज भी करते हैं। आप भी कभी किसी घटना स्थल पर जाएं तो लोगों की राय को जरूर सुनें। कैसे कैसे लोग राय देते हैं जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना न इस घटना से होता है न उस व्यक्ति से होता है। खैर, इंस्पेक्टर जसवीर पहुंच गए। उन्होंने भीड़ को वहां से हटाया, भीड़ को मौके से दूर किया, लोगों से पूछताछ शुरू की, क्योंकि उनको पता था कि 60, 65, 70 किलोमीटर दूर है। सारी यूनिट्स को और डॉग स्क्वाड को आने में टाइम लगेगा, तब तक घटनास्थल में छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। तो लोगों से वो सवाल, जो सामान्य सवाल है कि सबसे पहले किसने देखा, जिसने देखा उसने आगे क्या किया, सबसे पहले ये किसको पता लगा कि ये आकाश की लाश है, किसने उनके घर को या उनके पिता को बताया कि आकर यहाँ देख लीजिए, और कितनी समय आकाश के पिता वहाँ पर लाश को देखने के लिए पहुँचे। इस सवाल के पीछे मकसद सिर्फ इतना था जसवीर का, एसएचओ का,
वो ये एसर्टेन करना चाहते थे कि जो सूचना मृतक के पिता को पहुंची वो जेन्युइनली पहुंची या कहीं से ये प्लांटेड खबर थी। मैं कई क्राइम की घटनाएं आपको बता चुका हूं जिसमें घटना की सूचना प्लांटेड हुआ करती है। जिसने की है उसी ने किसी के माध्यम से खबर कराई है कि ऐसा न हो कि पुलिस के आने के पहले उसमें कोई उलटफेर हो जाए। खैर, ये पूछताछ करके उन्होंने ये सर्टेन कर लिया कि ये सूचना जेन्युइन है। तब तक डॉग स्क्वाड भी आ गया। गांव से बहुत दूर, जंगल का इलाका, खुली हुई जगह, पानी में लाश, ये परिस्थितियां ऐसी थीं जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि डॉग से यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। न तो वो सब्जेक्ट की स्मेल ले पाएगा, न वो हमको किसी डायरेक्शन तक ले जा पाएगा कि हम इन्वेस्टिगेशन को किसी डायरेक्शन में बढ़ा सकें। और हुआ भी वही। डॉग आया, थोड़ी दूर तक इधर उधर उसने विचरण किया और उसके बाद फिर वो बार बार हैंडलर की कोशिश के बाद भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। डॉग स्क्वाड का हैंडलर अपना काम करके वहाँ से चला गया। फॉरेंसिक्स वालों को भी वहाँ फ़ोटो, वीडियो, मौके पर पड़ी मृतक की चप्पल और खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, इसके सिवा वहाँ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला। सर्विलांस वालों ने अपना काम किया। सर्विलांस वालों ने जो उनका काम है कि टावर आईडी ले ली, मृतक का नंबर पूछ लिया, मृतक के पिता का नंबर पूछ लिया, ये पूछ लिया कि किसी पे शक हो तो बताइए, अगर उस पे शक है तो उसका नंबर दे दीजिए। इस तरह से उन्होंने अपने नंबर्स का डाटा इकट्ठा करके डाटा बैंक अपना बना के कि शायद इसी में से कुछ निकलेगा। टावर आईडी लेके कि हम इस पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स उस समय की, घटना के समय की इकट्ठा करेंगे, शायद कोई क्वेरी में हमको कोई रिजल्ट मिल जाए। तो उस समय उनसे भी कुछ नहीं मिलने वाला था, वो भी अपना काम करके चले गए। पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू हुई। अब लाश को उलट पलट के चोटों के निशान को देखने के लिए उसको इधर उधर किया जाने लगा ताकि पंचायतनामा में जो डायग्राम बना होता है बॉडी का, उसमें चोटें कहाँ कहाँ हैं उनको दर्शाया जा सके। पंचायतनामा लेने वाले ये भी देख लेते हैं कि इसके जेब में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है। कभी कभी कोई नोट उसमें डाल देता है, कभी कभी कुछ लिखी हुई चीज़ उसमें डाल दी जाती है, या कभी कभी किसी व्यक्ति को अपने साथ ऐसी अनहोनी की आशंका होती है तो वो कुछ लिख के जेब में डाल देता है। पंचायतनामा लेने वाले सब इंस्पेक्टर ने सारे जेबों की तलाशी ले ली, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिली। सामान्य रूप से उनके पिता ने बताया कि आधार कार्ड और पर्स वो अपने जेब में रखता था, लेकिन न तो पर्स था, न आधार कार्ड था, न ही एक वो टुकड़ा कागज़ उसमें मौजूद था। खैर, पंचायतनामा हुआ, बॉडी सील हुई और बॉडी को बदायूं जिला अस्पताल के पास जो मॉर्चरी है वहाँ भेज दिया गया। जो शव विच्छेदन गृह, जिसको चीड़ घर भी कहते हैं, वहाँ पर भेज दिया गया वास्ते पोस्टमार्टम। उसी दिन शाम को पोस्टमार्टम हो गया और रात में पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। किसी सज्जन ने कल एक कमेंट किया कि साहब ये शॉर्ट फॉर्म में आप पीएम बोलते हैं, कृपा करके ये जो शॉर्ट फॉर्म वाले बातें आप बताते हैं उसको एलोबरेट कर दिया करें। पुलिस वालों को तो ये समझ में आ जाता है, हम पब्लिक के लोग हम इसको नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा देखिए ये कहना है कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों बहुत बार बहुत से एपिसोड्स में बता चुका हूँ। अब जिसने पुराने एपिसोड नहीं सुने होंगे उसके लिए ये दिक्कत की बात हो सकती है। फिर भी मैं उनकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी पीएम रिपोर्ट शाम तक, देर रात तक पैरोकार हेडक्वार्टर से लेकर थाने पर आ गया। जो कुछ एक्सपेक्टेड था, मौके पे जो दिखा था इंस्पेक्टर को, बाकी पुलिसकर्मियों को, वही पोस्टमार्टम में अंकित था। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज कॉज्ड बाय शार्प्ड एज्ड ऑब्जेक्ट नॉट वेपन, कि किसी धारदार हथियार से आई चोटों के कारण
सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु होना पाया गया, ऐसा पीएम रिपोर्ट में अंकित था। उसके बाद भी सेट प्रोसीजर के पोस्टमार्टम के बाद बॉडी ले गए, अपना अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद जितने लोग वहाँ मौके पर रहते हैं, खासकर रिश्तेदार लोग रहते हैं, तो उसमें ये आसानी होती है कि सबसे बात कर ली जाए कि क्या कारण निकलता है, कोई लीड निकलती है, कोई बात निकलती है, तो उससे आगे बढ़ा जा सके। ऐसे समय में पुलिस यही कोशिश करती है कि जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाने हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, उनके लिए वहाँ पर पहुँच जाया जाए। खैर अगले दिन सब लोग गए, पूरी फोर्स इकट्ठा हुई, इंस्पेक्टर साहब स्वयं गए और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। गांव में पता करने की कोशिश की कि इनकी किसी से रंजिश हो, कोई झगड़ा हो, बच्चे की किसी से रंजिश, कोई झगड़ा किसी को पता हो। कम उम्र के बच्चों को, यानी उसके मृतक के हम उम्र बच्चों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। इंस्पेक्टर अपने सभी यूनिट्स से बार बार पूछते रहे, लेकिन कहीं कोई लीड नहीं मिल सकी। अब इंस्पेक्टर की निगाह सिर्फ क्राइम ब्रांच और सर्विलांस वालों पे थी कि शायद इनसे ही हमें कोई मदद मिल पाएगी। लेकिन कोरोना उस समय शबाब पे था और 2020 का जो लॉकडाउन था वो बिल्कुल ऐसा लॉकडाउन कि वाकई वो लॉकडाउन था। लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था या निकल नहीं रहे थे। अगर किसी के कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती थी तो फ़ौरन एम्बुलेंस उनके दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें एम्बुलेंस में बिठा के फ़ौरन अस्पताल में स्वयं ले जाती थी। बाद वाले दूसरी लहर में ऐसा नहीं हुआ था, लोग अपने से जाते थे। एम्बुलेंस अगर वो बुलाते थे तब एम्बुलेंस आती थी, लेकिन पहले वाले में तो एम्बुलेंस हर हाल में आपके दरवाजे पहुंचेगी अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस कोरोना की वजह से सीडीआर मिलने भी बहुत परेशानी हो रही थी। जो डाटा इकट्ठा करके डंप डाटा इकट्ठा किया जा रहा था उसमें भी बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो नोडल अफसर्स हैं वो ऑनलाइन तो काम कर रहे थे, लेकिन फिज़िकली उनका जो अपने स्विच रूम में आना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी उनको आने नहीं दिया जाता था, कभी कभी उनके पास जो पास होता था वो वैलिड नहीं होता था। तो बहुत दिक्कत थी उस समय कि सीडीआर और जो मोबाइल का डाटा है उसको मिलने में। इस बीच में मृतक के पिता, उनके रिश्तेदार, पॉलिटिकल लोग, ये सब फ़ोन करके सभी अधिकारियों को यही रिक्वेस्ट करते रहे कि साहब इसको कुछ जल्दी कर दीजिए, बहुत दिन हो गए, बच्चे की जान चली गई, मासूम बच्चा था, छोटा बच्चा था, अभी तक पुलिस ने कुछ किया नहीं है। खैर 20-25 दिन बाद सीडीआर और डाटा किसी तरह से थाने वालों ने मैनेज किया। उन्होंने सर्विलांस वालों को परसू करके, पुलिस की गाड़ियों के आने जाने में कहीं रोक टोक नहीं थी, तो जो नोडल अफसर होते हैं उन्हें स्विच रूम में पहुंचा के वो सारा डाटा कलेक्ट किया। और सर्विलांस वालों ने इंस्पेक्टर जसवीर को बताया कि हम आपको 3 नंबर दे रहे हैं, ये तीनों नंबर इंटर कनेक्टेड हैं, इन तीनों की आपस में बहुत बात हुई है। उनके नंबर दिए, उनके कैफ यानी कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम पते थे वो दिए और कहा कि इनको फिजिकली वेरीफाई कर लें। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन वेरीफाई किया, एक नंबर तो मृतक का ही था, दूसरा नंबर शिवम का था, शिवम उर्फ शुभम सन ऑफ अमर सिंह, और तीसरा था सोनू सन ऑफ राम बाबू, तीनों ही एक ही गांव के थे। शिवम उर्फ शुभम और सोनू, इन दोनों को थाने पर लाया गया क्योंकि मृतक से इनकी बहुत ज़्यादा बात होने की बात सीडीआर में साफ साफ दिख रही थी, झलक रही थी। दोनों की ही उम्र बमुश्किल तमाम 18 साल रही होगी, 18 वर्ष रही होगी। शुरुआत में तो वो कुछ नहीं बोले, जब एक साथ उनसे पूछताछ होने लगी, चूँकि वो लुक्स में भी बहुत बच्चे से लग रहे थे, उम्र भी उन्होंने अपनी कुछ कम ही बताई थी कि साहब हम 16 साल के ही हैं, इस तरह से। तो उनसे शुरुआत में ये हुआ कि शायद ये अपने से बता देंगे, अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पुलिस के क्वेश्चंस को इवेड करना इनके बस की बात नहीं है। ये सोच के उनसे शुरुआत में जब बात की तो वो टहलाते रहे, इधर उधर की बातें कराते रहे। फिर ये हुआ इनसे अलग अलग बात करो, हो सकता है इनमें से एक जल्दी टूट जाए, वो एक बाद में टूटे। तो पहले शिवम से जब बात की गई तो शिवम ने अपना ड्रामा शुरू किया, शिवम उर्फ शुभम ने,
कभी वो बेहोश होने का नाटक करता था, कभी कहता था साहब मैं भूल गया, याददाश्त हमारी चली गई, अभी मैं थोड़ी देर में सोच के बताऊंगा। इस तरह की बातें पुलिस को परेशान करने के लिए, टाइम गेन करने के लिए, कि हो सकता है इस बीच में मेरे घर वाले परसू कर लें किसी बड़े अधिकारी को और हम मारपीट से बच जाएं। तो ये टाइम बाई कर रहा था। तो सोनू से बातचीत शुरू की पुलिस ने, जो इंटरोगेशन की टीम थी उसने सोनू से बातचीत शुरू कर दी। थोड़ा बहुत उसने भी रजिस्ट किया, लेकिन उसने अंत में लाइन पर आ गया वो, और उसने बोलना शुरू कर दिया। जो प्रारंभिक उपचार होता है पूछताछ से पहले, प्रारंभिक उपचार में ही उसने बातें बतानी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं, मृतक आकाश और शुभम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग साथ ही साथ स्कूल जाते हैं, साथ ही साथ वापस लौटते हैं। किसी को कुछ सामान खरीदना होता है तो हम लोग साथ ही साथ बाज़ार भी जाते हैं। किसी शादी ब्याह में, अगर गांव की शादी ब्याह में जाना है तो हम तीनों लोग साथ ही साथ जाते हैं। कहीं दंगल, कुश्ती या नौटंकी का प्रोग्राम होता है तो भी हम लोग साथ साथ ही जाते हैं। हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं। फिर सोनू ने बताया कि मैं और मृतक आकाश ये शिवम उर्फ शुभम के यहाँ बराबर जाते थे। वो लोग हमारे यहाँ आते थे, हम उनके यहाँ जाते थे। उसकी बहन छोटी निशा वही हम लोगों को चाय पानी या नाश्ता लेकर आती थी। छोटी थी, 16 साल की या 17 साल की, ऐसा सोनू ने बताया। सोनू ने बताया कि मैं और आकाश दोनों ही धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। और जब हम लोग शुभम के यहाँ से लौटते थे तो उसकी चर्चा ज़रूर करते थे कि क्या पहन रखा था उसने, क्या बोल रही थी, क्या इस तरह की बातें जो बच्चों में, जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले जो बच्चे हैं, वो उस तरह की बातें वो आपस में करते थे, ऐसा सोनू ने बताया। इंट्रोगेट करने वाले बार बार पूछते भी हैं कभी कभी, थोड़ा माहौल को लाइट करने के लिए कि अच्छा ये बात की होगी, तो अच्छा ये बात की होगी। तो उसमें वो जितना बता सकता है उस समय, उस माहौल में, उतना उसने बताया। फिर उसने बताया कि साहब हम लोग जब ज़्यादा आकर्षित हुए उसकी तरफ, तो हम लोगों ने वो तरीका ये निकाला कि हम लोगों का कोई किसी का बर्थडे पड़े या कोई और जैसे त्यौहार दिवाली का पड़े या दशहरे का पड़े या और छोटे मोटे कोई गुड़िया के का उसने स्पेशल जिक्र किया कि जो गुड़िया का त्यौहार होता है वो, तो उसमें हम लोग सब लोग शुभम के यहाँ पहुँच जाते थे। गांव देहात में केक वेक काटने का बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं है, फिर भी हम लोग कस्बे से छोटा छोटा केक बनवा के ले जाते थे और अपनी बर्थडे पार्टी शुभम के यहाँ ही मनाते थे। और निशा के लिए यानी उसकी बहन के लिए कोई न कोई गिफ्ट लेकर हम लोग ज़रूर जाते थे। फिर धीरे धीरे उसकी तरफ जो हम लोगों का आकर्षण था उसको विन ओवर करने के चक्कर में हम दोनों में कंपटीशन हो गया, आकाश में और सोनू में। इन दोनों में आपस में कंपटीशन हो गया कि उसको कैसे, जैसे थोड़ी अच्छी गिफ्ट ले जाना, कुछ अलग से कोई चीज़ कह देना, कोई किसी का पहले पहुंच जाना, किसी का बाद में पहुंच जाना, इस तरह से वो उसको विन ओवर करने की कोशिश जब करने लगे तो उन दोनों में कंपटीशन हो गया। सोनू का कहना है कि इस कंपटीशन में आकाश मुझसे दुश्मनी मानने लगा। दोनों लोग एक दूसरे पर नज़र रखने लगे। दोनों को ये शंका थी कि ये अकेले में हो सकता है जाके ये शुभम के यहाँ निशा से मिलने की कोशिश करते हैं। सोनू ने बताया कि मैं उसके घर की तरफ जाता था और जब भी मुझे लगता था या घर से बताया जाता कि घर में नहीं है तो मुझे ये शंका होती थी कि वो शुभम के यहाँ ही गया होगा। मैं भाग के शुभम के यहाँ आता था ये देखने के लिए वो आया तो नहीं है, और यही काम वो भी करता था। इसीलिए कभी कभी एक दूसरे की मुखबिरी के चक्कर में हम लोग एक साथ शुभम के यहाँ पहुँच जाते थे एक दूसरे को चेक करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे एहसास होने लगा कि निशा मुझे इग्नोर कर रही है और आकाश से ज़्यादा बात करने लगी है। एक दिन जब मैं आकाश के यहाँ गया तो वो घर पर नहीं था। मुझे शंका हुई कि हो न हो ये शुभम के यहाँ गया होगा निशा से मिलने। मैं फ़ौरन भाग के शुभम के घर पहुँचने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में मुझे शुभम मिल गया। मैंने शुभम से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा घर जा रहा हूँ, फ़लाँ जगह से आ रहा हूँ। तो उसने कहा कि आज आकाश नहीं दिखाई पड़ा।
उसने कहा हाँ हाँ, आज मुझसे भी उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। धीरे धीरे पैदल चलते चलते हम दोनों, शुभम अपने घर पहुंच गया। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे हैं वैसे ही आकाश अपने इनके दरवाजे से बाहर आ रहा था। मैं देखते ही समझ गया कि ये अकेले गया था और निशा से ये बातचीत करके, हम लोगों की आवाज़ सुन के या कहीं से देख रहा हो, हाँ ये तुरंत बाहर आ गया है। उसको घर से बाहर निकलते देखते ही मैं गुस्से से पागल हो गया। मैं वापस जा रहा था पर शुभम ने कहा कि जब आए हो तो एक कप चाय पी के तब जाओ। मैं इस बीच वो भी रुका रहा, आकाश भी, लेकिन वो मुझसे आंख नहीं मिला पा रहा था। ये मुझे ऐसा लग रहा था या मेरा भ्रम भी हो सकता है, लेकिन वो मुझसे कतई आंख नहीं मिला पा रहा था और वो एक कोई बहाना बना के वहाँ से चुपचाप निकल गया। निशा चाय लेकर आई और शुभम और हमने दोनों लोगों ने शुभम और मैंने चाय पी। मैं गुस्से में था ही, गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जब मैं चलने लगा, इसी बीच निशा खाली कप लेने आ गई। शुभम थोड़ा आगे निकल गया था। मैं ठिठक गया थोड़ा, देखा कि वो खाली कप लेने आई है। तो मैंने उससे कहा कि आजकल आकाश बहुत आ रहा है तुमसे मिलने, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। शुभम चूंकि बाहर निकल गया था तो उसने आवाज़ देनी शुरू की। मैं भी जल्दी में था। मैंने फिर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया निशा ने, तो मैंने उसकी तरफ मुखातिब होके ज़ोर से कहा कि ठीक है निशा, सबको बांटो, हमको डांटो। इतने में निशा चिल्लाने लगी कि खबरदार अगर बदतमीजी की कोई बात की, तुम पहले अपनी औकात देखो। उसके इतनी ज़ोर से बोलते ही शुभम फिर से वापस आ गया। बोला अरे क्या बात हो गई। इसके पहले कि मैं कुछ बोलता, निशा खुद बोल पड़ी कि अरे कोई बात नहीं है, सोनी भैया मजाक कर रहे थे। बात आई गई हुई, मुझे मेरी जान में जान आई कि अभी ये कुछ कह देती तो अभी बहुत बुरा हो जाता। खैर मैं वहाँ से चला गया, लेकिन उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं दोबारा कभी शुभम के घर यानी निशा के घर नहीं आऊँगा। मैं तभी आऊँगा जब आकाश का दिमाग ठिकाने कर दूँगा, उसको बर्बाद कर दूँगा, तभी आऊँगा। ये उसी दिन मैंने बाहर निकलते समय ही ठान लिया। मैं सीधे घर चला गया। अब हम और शुभम धीरे धीरे और नज़दीक आ गए। हम दोनों लोग साथ घूमने लगे। एक दिन मैंने मौका देख के, मेरे मन में वो गुस्से की आग जली रही थी, एक दिन मैंने मौका देख के शुभम से ये कह दिया कि देखो शुभम, निशा को मना कर दो कि आकाश से बात न किया करे। शुभम ने पूछा क्यों, वो तो तुमसे भी बात करती है, सबसे बात करती है, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने कहा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें खुद ही एक दिन पता लग जाएगा। ये बात उसने सुनी, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, बात आई गई हो गई। इससे ज़्यादा कुछ बताने की मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। हालांकि मैं मौका तलाश रहा था कि मैं उसको ये बताऊं कि वो अकेले में क्यों मिलने जाता है निशा से और निशा क्यों मिलती है उसको, लेकिन फिर न मौका मिला न मेरी हिम्मत पड़ी। इस घटना के करीब एक हफ्ते पहले एक दिन शुभम ने मुझसे कहा कि तुमने उस दिन ये बात कही थी। इसने कहा मैंने कही थी। बोले असल में आज मम्मी ने मुझसे ये बात कही। मम्मी ने कहा कि आकाश अकेले क्यों आता है मेरे घर, तुम लोग साथ साथ आते हो तो अच्छा लगता है, ये अकेले क्यों आता है। और फिर जब ये अकेले आता है तो ये और निशा कमरे में बहुत देर तक बात करते हैं। ये बात मुझे पसंद नहीं है। मैंने आज निशा को मना कर दिया कि जब तक तुम्हारा भाई ना आ जाए या जब तक तुम्हारा भाई किसी के साथ ना हो, तुम कोई पानी या कोई चाय लेके बाहर नहीं जाओगे। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा था, लेकिन तुम मान नहीं रहे थे। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। शुभम ने कहा मैं सब समझ गया। मम्मी ने जो इशारा किया उसे मुझे समझने में कतई न तो देरी लगी, न मेरी समझ में कोई कमी है कि हमें समझ में ना आ रहा हो। फिर दोनों ने बात की कि कोई मौका देख के इसको अकेले
ले चल के कहीं पूछते हैं इससे कि क्या बात है। इसी के मुंह से सुना जाता है, दोस्त है, गलती कर रहा है, और अभी जब तक मैंने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तुमने कहा और फिर बाद में मम्मी ने कहा, तो कोई न कोई बात ज़रूर होगी। इसको कैसे भी करके कहीं अकेले में ले जाके इससे पूछताछ करनी पड़ेगी। हम लोग मौका ढूंढ ही रहे थे, तब तक मौका मिल गया। सोनू ने बताया कि मौका यूँ मिला कि गांव से एक दूसरे गांव में, जो दूर है, काफ़ी दूर है, वहाँ नौटंकी होने की सूचना मिली दोस्तों से। मैंने शुभम से कहा कि शाम को जब वो घूमने आता है अभी आकाश, तो उससे कहते हैं कि चलो नौटंकी देख के आते हैं आज। हम लोग नौटंकी देखने चलेंगे, रास्ते में जंगल से होके जाना पड़ेगा, जंगल में बीच में ही कहीं बिठा के उससे बातचीत कर सकते हैं। और अगर बात पता लग गई तो शुभम, सोनू ये कह रहा था कि मेरे मन में था कि किसी तरह मैं इतना चढ़ा दूं शुभम को कि वो इसको मार डाले। मैंने कहा भाई तुम उसी के मुंह से सुनो, मैं क्या बताऊं, जानता मैं भी सब हूं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। शुभम उससे पूछता रहा, नहीं कुछ तो बता दो। उसने कहा नहीं, अब तो उसको साथ ले चलो, उसी से पूछ लेना। खैर शाम को वो आया, उसको बताया गया कि नौटंकी देखने चलना है। वो तुरंत तैयार हो गया। सोनू ने बताया कि शुभम ने लोहे की दुरंती अपने साथ ले रखी थी। चलने को हुआ तो आकाश ने पूछा कि इस दुरंती का क्या काम है नौटंकी में। तो उसने कहा भाई जंगल से होके जाना पड़ेगा, कोई जानवर मिल जाएगा तो क्या करेंगे, साथ में रहेगी तो कुछ बचत रहेगी। तीनों चल दिए जंगल के बीच में, पगडंडी से होके जो रास्ता जाता था। जब बीच में पहुंच गए तो उसने शुभम से पूछना शुरू किया। शुभम ने पूछना शुरू किया आकाश से। शुभम बोला कि तुम सही सही बताओ कि तुम मेरे घर मेरी गैर मौजूदगी में क्यों जाते हो। आकाश एकदम सन्न हो गया, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर जोर से पूछा शुभम ने कि तुम सही सही नहीं बताओगे तो इसी दुरंती से तुम्हें काट डालूंगा भी, तुमको आज बताना पड़ेगा कि तुम जब मैं घर में नहीं रहता हूं तो तुम क्यों जाते हो। वो फिर कुछ नहीं बोला। जब इसने फिर धमकाया तो उसने कहा मैं निशा से मिलने जाता हूं। इतना सुनते ही शुभम आग बबूला हो गया और उससे कहा कि क्यों मिलने जाते हो, मेरी छोटी बहन है, 16 साल की उम्र है उसकी, तुमको शर्म नहीं आती है, निशा से मिलने जाते हो। थोड़ी देर वो मुंह लटका कर खड़ा ही रहा, फिर उसने कहा कि शुभम भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा कभी आपके घर की तरफ नहीं आऊँगा। वो ये बात कही रहा था तब तक शुभम ने उस दुरांती से उसका गले पर इतना जोर से वार किया कि उसका गला ऑलमोस्ट धड़ से अलग हो गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। गिरने के बाद कई ताबड़तोड़ दुरांती के वार उसके पेट पर, उसके चेहरे पर शुभम ने कर दिए। उसके बाद हम दोनों उसको उठाकर वहाँ से नाले के पास ले गए और नाले में फेंक दिया। फेंकने से पहले शुभम ने उसकी जेब की तलाशी ले ली, उसका पर्स, उसका मोबाइल, उसका रुमाल, उसका आधार कार्ड, ये सब उसकी जेब से निकाल लिया और फिर कहा कि साला यहीं सड़ जाएगा, इतनी दूर न तो कोई इसको ढूंढने आएगा और न ही इसके पास पहचान की कोई वस्तु रह गई, सब हम लोगों ने निकाल लिया है। जब इतनी बात सोनू ने बताई, सारी बात डिटेल में बताई, इंटरोगेट करने वाले एक एक चीज़ जो वो बोल रहा था उसको उसकी डिटेल्स भी पूछ रहे थे, रिपीट कर रहे थे और ये कंफर्म हो गया कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तब शुभम को बुलाया गया कि जितनी बात सोनू ने बताई है उनमें कोई चीज़ ये ऐड करे या कोई चीज़ डिलीट करे या अपने बचने का कोई प्रयास करे तो समझ में आ जाएगा।
श्रेणीबद्ध जैसे ही पूछताछ, अब चूंकि सबको सब पता था कि कौन कौन मारा है, कैसे कैसे मारा है, शुभम को बुलाते ही श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हो गई। बहुत देर तक नहीं टिका और फिर उसका वो ड्रामा भी बंद हो गया। शायद उसकी भी समझ में आ गया कि ये सब लोग अभी सोनू से पूछ के आ रहे हैं, लगता है सोनू ने बता दिया। उसने पूरी बात वही बताई जो सोनू ने बताई थी, सिलसिलेवार एक एक चीज़, एक एक मिनट का हिसाब उसने दिया। चूँकि मृतक के लिए उसके पिता ने एफआईआर में लिखाया था 17 साल, और ये दोनों भी अपनी उम्र 17 साल 16 साल बता रहे थे, तो कॉलेज के अभिलेखों से कंफर्म कराया गया, तीनों ही, मृतक भी और ये दोनों भी 18+ के निकले। 20 अगस्त को सोनू और शुभम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सभी साक्ष्यों और सबूतों के साथ चार्जशीट नंबर 158 25 अक्टूबर 2020 को माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। अब आज की घटना भी उसी तरह की है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी के घर में अगर बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष होते हैं तो वो किसी भी हाल में बाहर के मर्द या लड़के को घर के भीतर आने की इजाज़त नहीं देते हैं जब उनके घर में कोई जवान लड़की या बहू मौजूद हो, किसी कीमत पर नहीं देते हैं। मेट्रो सिटी के कल्चर को अगर आप छोड़ दें तो छोटे शहरों और ग्रामीण परिवेशों में आज भी घर के बच्चों के यार दोस्त घर में भीतर नहीं जा सकते हैं, उनको भीतर जाने की इजाज़त नहीं होती है। और घर की लड़कियों को कतई इजाज़त नहीं होती है कि अपने भाई के दोस्तों को या गैर मर्दों को पानी या चाय लेके घर से बाहर उनको या घर के भीतर उनको देने के लिए जाएं। या तो बुज़ुर्ग महिला आएगी या किसी लड़के को बुला के, घर के ही लड़के को बुला के उन्हें चाय पानी दिया जाएगा। ये कोई नियम नहीं है, न ही ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कोई परिवारों के लिए कोई लिखा पढ़ी में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है और इन परंपराओं को निभाने की जिम्मेदारी घर के बुज़ुर्गों की को दी गई है, या घर के बुज़ुर्ग ही इन पीढ़ियों की परंपरा का निर्वहन कराते हैं। और जब भी इस परंपरा का उल्लंघन हुआ है, जब भी इस परंपरा को किसी भी स्थिति में तोड़ा गया है, तब तब इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। कई एक इंसिडेंट में बता चुका हूं कि जब जब इन परंपराओं को तोड़ा गया ये घटनाएं हुई हैं। ये घटना निरा गांव की है, शुद्ध गांव की है, जहां सारी सुविधाएं भी आज की तारीख में नहीं हैं, जहां बर्थडे का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ भी ये यंगस्टर्स अपना बर्थडे मनाते हैं, शहर से केक छोटे छोटे खरीद के लाते हैं, नाम लिखवा के ले आते हैं और किसी दूसरे के यहाँ अपना बर्थडे मनाते हैं। शुभम के यहाँ आकाश और सोनू के बर्थडे मनाने का कोई तुक नहीं है। ये बात घर के लोगों को क्यों नहीं समझ में आई? सबका अपना घर है, अपने अपने घर में बर्थडे मनाएं। किसी बहाने से जब भी होली में, दिवाली में सब उन्हीं के यहाँ आ जाते हैं, तो किसी न किसी को ये समझना था। हमें नहीं लगता है कि उनके यहाँ कोई इस तरह की बुज़ुर्ग महिला रही होगी जो इन बातों को बच्चियों को या बच्चों को समझाती। और इन्हीं के ध्यान न देने की वजह से इन जो परंपराएं हैं ये टूटी और उसकी परिणति यह हुई कि एक बेकसूर निरपराध युवक की जान चली गई। कोई कसूर नहीं था आकाश का, कतई उसका कसूर नहीं था। और निशा की उम्र बहुत कम थी, 16 साल की थी, कसूर भी था उसका, लेकिन उसका कसूर कहने का मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो शायद किसी की भावनाओं में बह गई और वो जरा सा भी समझदार नहीं हो पाई थी उम्र के लिहाज से। ये बात उसकी माँ को देखनी चाहिए थी। ये लापरवाही उसकी माँ की है। क्यों इतने दिनों तक दो दो लोग जो उसके भाई के दोस्त हैं उनको घर के भीतर आने के लिए अलाउ किया गया? ये उसकी माँ की लापरवाही थी
जो आकाश की जान गई। आज की घटना में भी एक मूसलचंद थे, दाल भात में मूसलचंद, जिनका मैंने कल जिक्र किया था। और ये मूसलचंद आदिकाल से वही करते आए हैं और अनंत काल तक यही करते रहेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे और मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। अगर नहीं सहमत हुए तो अपनी राय ज़रूर दें, मैं इंतज़ार करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।